नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। मोहन सरकार का संकल्प अकल्पनीय होगा सिंहस्थ। उज्जैन का सिंहस्थ कुंभ महापर्व आस्था, आध्यात्मिकता और प्राचीन संस्कृति का एक विराट संगम है। यह न केवल भारत के 4 प्रमुख कुंभ मेलों में से एक है, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम भी माना जाता है। उज्जैन सिंहस्थ कुंभ मेला लाखों लोगों को भक्ति और सामूहिक आध्यात्मिक चेतना में एकजुट करता है, जहां तीर्थयात्रियों को दिव्य आशीर्वाद, दान पुण्य के कार्यों और गहन आध्यात्मिक अनुभवों का मौका मिलता है। इसी को देखते हुए सिंहस्थ कुंभ मेले को भव्य और अलौकिक बनाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने संकल्प लिया है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंहस्थ के हर काम की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि इस महापर्व पर दुनिया की निगाहें रहेंगी, इसलिए सरकार की प्राथमिकता है कि हर श्रद्धालु को बिना किसी मुश्किल के पवित्र अनुष्ठानों में शामिल होने का मौका मिले। मुख्यमंत्री ने उज्जैन में 77 करोड़ रुपए से बनने वाले गीता भवन और उज्जैन विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजनाओं और सिंहस्थ 2028 के विकास कार्यों के तहत 662.46 करोड़ रुपए से होने वाले कई निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इतना ही नहीं, सरकार ने बजट में सिंहस्थ के लिए 13,851 करोड़ रुपए के काम मंजूर किए हैं। बजट में सरकार ने 2026-27 के लिए 3,060 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान भी किया है। तो मध्य प्रदेश की सरकार और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंहस्थ को लेकर लगातार जो काम किए जा रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं और तमाम निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि किस प्रकार से सिंहस्थ को भव्य, दिव्य और अलौकिक बनाना है, क्योंकि दुनिया भर से करोड़ों लोग इस सिंहस्थ में पहुंचेंगे और सिंहस्थ की तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी गई थी। जब प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा था, उस दौरान भी मध्य प्रदेश की सरकार ने यहां से टीम भेजी थी ताकि कैसे वहां पर क्राउड मैनेजमेंट किया जाए, कैसे भीड़ प्रबंधन किया जाए, ये तमाम सारी चीजों को लेकर लगातार सरकार की ओर से काम किया जा रहा है। सिंहस्थ 2028 को सामने रख करके न भूतो न भविष्यति महामहिम राज्यपाल जी के मौजूदगी में 663 करोड़ से ज्यादा की धनराशि के अलग अलग काम जोरदार अभिनंदन करें। माननीय महामहिम राज्यपाल माननीय मंगू भाई पटेल साहब का अभिनंदन करें। और सबसे बड़ा ये गीता भवन की बड़ी सौगात लगभग 78 करोड़ की लागत से जोरदार ताली बजा करके सारे निर्माण कार्य का भूमि पूजन लोकार्पण का 2028 में सिंहस्थ का मेला होने वाला है। मैं आप सबको भी निमंत्रण दे रहा हूं और आपके बिना तो मेला हो नहीं सकेगा। विश्व का सबसे बड़ा मेला, भारत का सबसे बड़ा मेला और वो आप हम सबका सनातन धर्म का मेला, जिसके माध्यम से हम अपने उस भाव को फिर जागृत करते हैं। वो अद्भुत मेला हमको एहसास कराता है, वो आमंत्रण भी देता है। मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमने सारे प्रबंधन किए हैं। उज्जैन से आने जाने के प्रत्येक मार्ग, हमारे रेल के इंतजाम, हमारे बस के इंतजाम, एक एक करके वो सारी सौगातें मिलती जा रही। एक 24 घंटे के अंदर अब 5 करोड़ लोग स्नान कर सकेंगे। 5 करोड़ 30 किलोमीटर के घाट बन रहा है, 30 किलोमीटर। पहली बार हम और आप भाग्यशाली होंगे, छिपरा के जल से छिपरा का स्नान का मौका मिलेगा। ये हमारा कान्ह नदी का पानी, इंदौर का सीवर का, इससे छुट्टी मिलेगी। ये हमारे किसानों की खेती में काम आएगा और आचमन करने और स्नान करने के लिए शुद्ध जल छिपरा का हम सबको मिलेगा। ये हमारा सौभाग्य रहेगा। हम सिंहस्थ में भी विकास कामों को लेकर के भारत सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी मदद हो रही है, उसी में हम विस्तार से हमने और बात भी की और मुझे इस बात का संतोष है कि कई मामलों में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने वित्त मंत्रालय में, कृषि में, निर्माण की अधोसंरचना में, जल संसाधन मंत्रालय के माध्यम से वो देश में नंबर 1 की स्थिति बनाई है। इसको हम और मेंटेन करने के लिए विस्तृत रूप से उनके साथ भी चर्चा हुई और 31 मार्च के पहले इस फाइनेंशियल ईयर में हम तो चलिए आज इसी विषय को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवाते थे अपने मेहमानों से। हमारे साथ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत महाराज जी से करूंगा। महाराज जी, जिस प्रकार की तैयारियां मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से की जा रही है, उनको लेकर आप क्या कहेंगे और इस दौरान क्या चुनौतियां हो सकती हैं जिन पर ध्यान देने की विशेष जरूरत है? देखिएगा, हमारे जितने भी सुधी दर्शक है, श्रोता है, उनको समझना चाहिए कि सिंहस्थ जो है
वो साधु संतों के लिए प्रमुख रूप से होता है, व्यापार के लिए बाद में होता है। अब हम इसको ठीक रूप में विकसित करना चाह रहे हैं तो हमें देखना होगा, शायद प्रकाश जी बता पाए कि क्या सिंहस्थ प्राधिकरण का गठन हो गया है, घोषणा हो गई है कि नहीं हुई है, तो काल प्रभाव से उसकी घोषणा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का उत्साह देखने लायक है, शासन की उनपे कोई, उनकी मंशा पे कोई संदेह नहीं है, किंतु क्रियान्वयन जिसे आप लोग यूज कर रहे हैं, जो स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो स्वयं मॉनिटरिंग के अंदर वो ऐसा संभव ही नहीं हो सकता कि वे जा करके निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच करे। ऐसा नहीं हो सकता कि स्वयं जाकर के निजी तौर पर हर व्यक्ति से मिले और सिंहस्थ के सफल आयोजन को लेकर के सलाह ले। ऐसी स्थिति में होने चाहिए कि एक सलाहकार परिषद का गठन करके, एक हॉटलाइन नंबर टेस्ट करके, सिंहस्थ प्राधिकरण का गठन करके, शिप्रा प्राधिकरण, सनातन आयोग का गठन करके शीघ्र को माने, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई प्रशासन या शासन का व्यक्ति हम जैसे महामंडलेश्वरों के पास में सुझाव लेने के लिए पहुंचा। तो मुझे नहीं लगता, इस बात के पास में बहुत ज्ञानी, बहुत विद्वत लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे विषय वस्तु देखे, किंतु कुछ निर्माण हमारी भी है, तो निर्माण जो है वो सिंहस्थ को लेकर के बेहद महत्वपूर्ण रहते हैं। जैसे हमारे अंडरग्राउंड जो टनल्स हैं, जो पासेस हैं, बाईपासेस हैं, उनके निर्माण के अंदर तेजी लाने की बहुत आवश्यकता है। तो मैंने कहा कि मंशा पे संदेह नहीं, किंतु क्रियान्वयन के ऊपर सख्ती जरूरी है। जी ठीक है, प्रकाश जी क्या कहेंगे? प्रकाश जी अनम्यूट कर लीजिए, आप माइक आप अनम्यूट कर लीजिए। जी प्रकाश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो जी जी सुन पा रहा हूं जी। कुंभ महापर्व जो जन्म होता है सिंहस्थ के नाम से, निश्चित तौर पर ये जो आयोजन है ये हमारे साधु संतों के लिए है, आचार अखाड़ों के लिए ही होता है। तो निश्चित तौर पर जो सारी योजनाएं बननी चाहिए या जो सुविधाएं मिलना चाहिए या जो सहजता, सुगमता स्नान में और उनके पूरे एक महीने में जो उनका कल्पवास होता है, वो जो अपने धार्मिक कार्यों के लिए वहां पर इकट्ठे होते हैं, समाज को दिशा दर्शन देने के लिए इकट्ठे होते हैं, उनको किस तरह से सुविधाएं दी जा सकती हैं, इसके प्रयास जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर पर किए हैं। और मुख्यमंत्री जी चूंकि उज्जैन से ही जनप्रतिनिधि हैं, वो कई सिंहस्थों को यहाँ पर जनप्रतिनिधि के रूप में भी और एक नागरिक के रूप में भी देख चुके हैं, तो उनके पास अपना एक विजन तो है ही कि किस तरह से सिंहस्थ होना चाहिए। लेकिन मैं महाराज श्री की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो सिंहस्थ के लिए केंद्रीय समिति है, स्थानीय समिति है, सलाहकार परिषद है, महामंडलेश्वरों से जो परामर्श होना चाहिए कार्यों के लिए, उन सब चीजों का भी एक विधिवत शुभारंभ होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा काम कर दिया है कि उज्जैन का जो बड़ा इतिहास है, उस पूरे इतिहास में इतना बड़ा काम कभी भी नहीं हुआ होगा। आज उज्जैन में लगभग 2,5-3 हजार करोड़ रुपए के काम प्रचलन में है और लगातार अगले 2 बजट में 3 हजार करोड़ रुपए और आने वाले हैं। तो एक शहर के लिए इतना बड़ा विकास मायने रखता है। लेकिन निश्चित तौर पर एक ये महामंडलेश्वरों की एक परिषद गठित हो, अखाड़ा परिषद जरूर अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं, उसके अपने विवाद भी हैं। तो उन सब चीजों के अनंतर में एक बड़ी, एक व्यापक परिषद जिसके निर्णय को सारे लोग माने, वो चाहे सनातन आयोग के रूप में हो या सिंहस्थ में कुंभ मेला प्राधिकरण के रूप में हो या केंद्रीय सिंहस्थ समिति के रूप में हो, ये एक अस्तित्व में आने का समय अब आ गया है। इसलिए मैं महाराज जी की इस बात से तो सहमत हूँ। और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का भी महाराज जी ने प्रश्न उठाया है, तो निश्चित तौर पर जो गुणवत्ता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा दे दिया, विजन दे दिया, योजनाएं दे दी, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन जिस स्तर पर हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग लगातार होती रहे, उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। क्योंकि ये पर्व जो है वो गर्मी में होता है, उस समय पानी की भी खूब जरूरत पड़ेगी, गर्मी भी बहुत होती है, इन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उज्जैन की काली मिट्टी है, सीमेंट का निर्माण हो रहा है, कितना सपोर्ट उसको होता है, तो तकनीकी स्तर पर भी उसका लगातार मॉनिटरिंग विभागीय स्तर पर होती रहना चाहिए और उसकी जानकारी जनता में भी आए, साधु संतों में भी आए, एक पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन सरकार की ओर से तो ये भी कहा गया कि जो साधु संत है वो अपने स्थायी आश्रम भी बना सकते हैं उज्जैन में।
बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि एक पूरे सिंहस्थ सिटी वो बनाना चाह रहे थे, लेकिन उसके क्रियान्वयन को लेकर बहुत सारी सामाजिक उसका जो प्रभाव था, उसके कारण जो सामाजिक दबाव आया, उज्जैन के नागरिकों का एक दबाव, उसके कारण उस योजना को कुछ रद्दो-बदल करना पड़ा है, कुछ रद्द करना पड़ा है। लेकिन निश्चित तौर पर कई अखाड़ों ने और कई साधु संतों ने सिंहस्थ क्षेत्र में अपने अखाड़े बनाए हैं, अपने आश्रम बनाए हैं और लगातार उनको अनुमतियाँ दी भी जा रही हैं। और उसके लिए निश्चित एक मास्टर प्लान बन जाए, एक उसमें एक रूपता आ जाए, किस तरह से सुविधाएं उनको दी जाएंगी, उसके लिए कुछ नियम कानून जारी होने की आवश्यकता है। अभी कमिश्नर उज्जैन की अध्यक्षता में व्यवस्था की गई है, लेकिन उसका उसका प्रारूपण क्या है ये अभी सामने नहीं आया है। ये बार सामने आ जाए तो जो साधु संत हैं, जो और साधु संत आना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, हम हरिद्वार की तर्ज पर या प्रयागराज की तर्ज पर उज्जैन में भी स्थायी कैंप हो, तो वो एक उज्जैन को इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। ठीक है महाराज जी, देखिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ना भूतो ना भविष्यति, न ऐसा अभी हुआ है ना होगा ऐसा जैसा हम सिंहस्थ करने जा रहे हैं। लेकिन शिप्रा को लेकर बड़ी चुनौती है कि शिप्रा का जल आचमन लायक हो जाए, वहां पर लाखों करोड़ों लोग वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे, सभी की आस्थाएं वहां पर जुड़ी होती है। क्या लगता है शिप्रा का जल वास्तविकता में आचमन लायक बना पाएगी सरकार? देखिए, शिप्रा के नाम पर करोड़ों के अनुदानों के आधार पर उसके शुद्धिकरण की कवायद है। ये तो मेरे बाल्यकाल से लेकर के चला आया हूँ और उसका निर्णय भी मैं देखता। पर देखिएगा, याद रखिएगा, इस देश के अंदर राष्ट्रपति आते हैं वो शिप्रा के जल का आचमन नहीं करते, प्रधानमंत्री आते हैं वो शिप्रा के जल करते हैं, नेता विपक्ष आते हैं वो शिप्रा के जल का आचमन नहीं करते। ये अपने आप में एक संकेत गया पिछले अतीत के अंदर, शिप्रा का जल जो है नहीं है। मोहन यादव जी ने संकल्प किया तो मैं साधुवाद देता हूँ और उनके साथ में खड़ा हूँ। किसी भी हालत में शिप्रा के जल को आचमन योग्य बना दीजिए। कहाँ है रामदास, इनको ही शिप्रा मान लेना उचित नहीं है। शिप्रा उद्गम से लेकर तो उसके संगम तक यानी 540 किलोमीटर की परिक्रमा है। उस पूरी परिक्रमा मार्ग जब तक नहीं होगा, जब तक शिप्रा का पुनर्जीवन आवश्यक असंभव हो जाए। क्योंकि देखिएगा, जो उद्गम क्षेत्र को स्विमिंग पूल जैसा पक्का बना दिया गया है, टनल सकते हैं कि आपने एक प्रकार का बराज बना दिया है और नीचे से भी आरसीसी है, भी सीपेज होगा नहीं, शिप्रा हो नहीं सकती। तो मेरा एक शुरू से कहना है कि आप प्रयास कर ले, लाखों करोड़ों रुपए फूंक दे, आप विशेषज्ञों को बुलाइए, शीघ्र उनको उद्गम से लेकर के और उसके संगम तक आप ले जाइए और ले जाकर के बताइए कि उसको पुनर्जीवित कैसे किया। ये सत्य बोला उन्होंने। लेकिन महाराज जी, जो व्यवस्था की जा रही है, सीवरेज आता है, उसके लिए दूसरे जो है विकल्प बनाए जा रहे हैं, तो क्या उससे स्वच्छता बढ़ेगी? क्या उससे थोड़ा जो कहा जा रहा है कि स्वच्छता होगी नदी की, तो क्या लगता है आपको? अभिषेक जी, आपको ये समझना होगा, शिप्रा का खुद का जल है भी कि नहीं, ये देखना आवश्यक है। मैं तभी उद्गम से लेकर के शिप्रा का अध्ययन करना होगा। शिप्रा का जो जल है वो अपने दूसरी नदियों के संगम करने लगा है। खान नदी का भी इसके अंदर जो आया तो मैंने इसलिए साधुवाद का प्रशंसा करी मुख्यमंत्री जी की। खान नदी का वो खेती करेंगे जिसका प्लान बढ़ेगा, किंतु हमें सबसे ध्यान देना है कि उज्जैनी जहां से उसका उद्गम, उस उद्गम क्षेत्र के अंदर उसकी स्थिति क्या है। मध्य के अंदर तो इतनी सक्रिय हो गई है, कई जगहों पे तो उस पर निर्माण कार्य हो गए। तो मैं तो पूरा समय ऊपर अभी प्रदक्षिणा करके 3 आया हूँ, तो मुझे मालूम है कि कहाँ पर क्या हो सकता है। 8 स्थान ऐसे हैं अभिषेक जी जहां पर दोनों ओर पाट बनाए जाते। सिंहस्थ का इतिहास देखेंगे तो शिप्रा के आसपास है। सिंहस्थ तो एक बार महिदपुर में भी बना है। तो हमें ध्यान रखें कि शिप्रा की पूरी नदी के साथ में हम विकास करें, जिसके अंदर देशाटन का विकास हो, यानी बाहर से यहाँ के विश्वविद्यालयों का विकास किया जाए, अध्ययन क्षेत्रों का विकास किया जाए के किनारे, आसपास उसके वाटर रिसोर्सेज यानी कि तालाब डबरी का अभियान चलाया जाए और साथ में ही मेडिकल टूरिज्म के लिए बड़े बड़े अस्पताल, मेडिकल कॉलेज डाले जा सकते। इतनी व्यापक पर्यटन की यहाँ पर संभावनाएं है, तीर्थाटन की संभावना है, देशाटन की संभावना है, ऐसा मानना है। मुख्यमंत्री की मंशा बहुत ऊंची, वे स्वयं बहुत बड़े अनुसंधान करता रहे इन विषयों के, किंतु क्रियान्वयन उनके पास में जो वास्तविक लोग होना चाहिए, अभी उनके अंदर भी वृद्धि करना आवश्यक है। अन्यथा ये क्या होगा कि 100% की उनकी योजना, उनका जो स्वप्न है वो 10% शायद सिद्ध हो पाए। मेरी इच्छा है कि उनके सुस्वप्न का साकार करना हो तो 100% उनके साथ में होना चाहिए। जी।
ठीक है, इन बातों पर निश्चित तौर पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रकाश जी देखिए, भीड़ प्रबंधन एक बड़ी चुनौती रहता है। हमने प्रयागराज के महाकुंभ में भी देखा किस प्रकार से भीड़ प्रबंधन को लेकर तमाम इंतजाम किए गए, लेकिन उसके बाद भी कई कई जगह पर व्यवस्थाएं चरमराती हुई नजर आई। अब मध्य प्रदेश में उज्जैन में सिंहस्थ होना है, इसको लेकर उज्जैन में पुल बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं। क्या लगता है भीड़ प्रबंधन के लिए कितनी सहायक होंगे ये, या अभी भी वैकल्पिक जो है वो रास्ते तलाशने होंगे मध्य प्रदेश की सरकार को? देखिए, भीड़ प्रबंधन उज्जैन के लिए हमेशा से एक चुनौती रहा है, क्योंकि उज्जैन शहर की जो भौगोलिक संरचना है और महाकालेश्वर मंदिर और शिप्रा जिस स्थान पर अवस्थित है, वहाँ वो सकड़ा स्थान है और थोड़ी सी भीड़ में वहां पर बहुत बड़ी भीड़ दिखाई देती है। 2-3 लाख लोग ही आ जाते हैं तो शहर में अफरा तफरी मच जाती है। ये व्यवस्था को देखते हुए एक जो प्लानिंग की जा रही है कि शहर के चारों तरफ 6 लेन 4 लेन सड़कें बनाई जा रही हैं, जो आने के मार्ग हैं, जो बाहर निकलने के मार्ग हैं, और जो नदी तक निस्तान के जो घाट होने वाले हैं। इस बार मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि रिवर फ्रंट की योजना को मंजूरी दी है, तो लगभग 34 किलोमीटर के जो घाट शिप्रा के दोनों तरफ बनाए जा रहे हैं। तो जो राम घाट की तरफ भीड़ बहुत ज्यादा जाती थी, उसमें ये एक हमको हमारे साधु संतों के माध्यम से, हमारे महामंडलेश्वरों के माध्यम से भक्तों में हमको एक ये बात जरूर पहुंचानी चाहिए, एक इस तरह का विमर्श बनाना चाहिए कि जो शिप्रा है, पूरी शिप्रा ही पाप मोचनी है। पूरी शिप्रा में कहीं भी स्नान किया जाए तो आपके पाप को मोक्ष प्राप्त होगा या आपके पापों का क्षरण होगा। इसलिए सिर्फ रामघाट पर जाने से ही आपको कोई लाभ मिलेगा ऐसा नहीं है। ये भाव अगर बनेगा तो पूरी शिप्रा में 34 किलोमीटर के घाट बिल्कुल तैयार होने वाले हैं। उन घाटों पे स्नान के लिए भीड़ जो जा सकती है, उसके समांतर 100 फीट का रोड भी मुख्यमंत्री जी बनवा रहे हैं ताकि भीड़ का ठीक से प्रबंधन हो सके। शहरी मार्गों का चौड़ीकरण भी हो रहा है और लगभग बाहर के जो मार्ग हैं, जितने भी मार्ग उज्जैन आते हैं, वो बड़नगर तरफ से, आगर तरफ से, भोपाल, इंदौर से, देवास से, उन सभी मार्गों को 4 लेन बनाया जा रहा है। इंदौर उज्जैन मार्ग को 6 लेन बनाया जा रहा है। और रेलवे की व्यवस्था भी बहुत बड़े स्तर पर चल रही है कि दोनों तरफ स्टेशन को बन रहा है उज्जैन में, और दोनों तरफ स्टेशन का बड़ा विस्तार हो रहा है ताकि बड़ी संख्या में यात्री 2 विकल्प 3-4 वैकल्पिक स्टेशन भी उपलब्ध है उज्जैन में। उन सबका विकास हो रहा है निश्चित तौर पर। लेकिन इन सबको देखने के बाद एक चीज जो समझने वाली बात होगी कि उज्जैन में एक प्रॉपर ट्रैफिक प्लान को आपको लागू करने की आवश्यकता है। जी। एक शहर में जिस तरह से मध्य देश में कोटा में हम कहें बेंगलोर में, या जो बड़े कुछ शहरों में ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है और उसके कारण वहां बड़ी सुविधाएं हुई हैं, उस ट्रैफिक प्लान को यहाँ पर उज्जैन शहर में लागू करना चाहिए। कुछ मार्गों को आपको एकांकी करना पड़ेगा, वन वे घोषित करना पड़ेगा, कुछ मार्गों को आपको वाहन रहित घोषित करना पड़ेगा, कुछ मार्गों को सिर्फ 2 व्हीलर पे ही परमिट करनी पड़ेगी, कुछ मार्गों में आपको साइकिल, छोटी गाड़ियां ही चलानी पड़ेंगी। ये सब चीजें आपको अगर जब तक आप नहीं करेंगे तब तक उज्जैन शहर में जो भीड़ की एक समस्या है, जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं, उनके श्रद्धालुओं के प्रबंधन में कुछ ना कुछ चुनौतियां हमारे बीच में बनी रहेंगी। जी प्रकाश जी देखिए, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे तो उनके ठहरने के लिए आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं उज्जैन के, वहां पर होम स्टे बनाए जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये जो होम स्टे जो ग्रामीण इलाकों में बनाए जा रहे हैं, इससे जो शहर में भीड़ का दबाव है वो कम होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर। देखिए क्या है कि एक बात आप समझिए कि इस बार जो आवागमन का साधन होने वाला है, 80% लोग अपने वाहनों से आने वाले हैं। ये आप मान के चलिए, क्योंकि हवाई यातायात तो बहुत बड़ी संख्या में हो नहीं पाता है। जितने फ्लाइट चल पाएगी उतनी चल पाएगी। ट्रेन से उतनी संख्या में लोग नहीं आएंगे। ज्यादातर लोग जो कि गुजरात, महाराष्ट्र से हमारे अभी भी लोग अपने साधनों से, रोड से ही आ रहे हैं। इसलिए 25 किलोमीटर, उज्जैन के 25 किलोमीटर तक ये व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी कि हम उनको पार्किंग दे सके, उनको रहने की सुविधा दे सके, और वो उनको वहां पर रुकने का, खाने का, पीने का और जो दैनिक सुविधाएं होती है उपलब्ध करा सके। इस पर विचार किया भी जा रहा है और ऐसे स्थानों का चयन किया गया है कि जहाँ पे होम स्टे भी हो, बड़ी पार्किंग भी हो, ताकि उसको 1 बाय 1 ट्रैफिक को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। इस दिशा में अभी काम चल रहा है। ठीक है महाराज जी, देखिए जब भी शाही स्नान होते हैं, जिसको अब राजसी स्नान कहा जाने लगा है, तो राजसी स्नान में सबसे पहले अखाड़े पहुंचते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद फिर तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। किस प्रकार की व्यवस्थाएं राजसी स्नान के लिए होनी चाहिए? देखिए, हमें प्रयागराज से सबक लेना चाहिए। प्रयागराज की बात घर में रहे करके बहुत सारी चीजें दबाई जरूर, बात सत्य है कि अव्यवस्था बड़ा व्यापक था। प्रयागराज जो 58 किलो व्यापक क्षेत्र का होने के बावजूद इतना बड़ा भगदड़ का मचना या लोगों को सकता है, तो उज्जैन बहुत छोटा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यवस्था तो ये करनी होगी कि भीड़ जो है, आप जो मॉब मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, वो भीड़ को कभी भी एक जगह पर इकट्ठा नहीं होने देना है।
आप याद रखिएगा, एक कमरे के अंदर भी 100 लोगों को आप इकट्ठा कर देंगे, वो 5 मिनट के अंदर ही अनईजी फील करने लगेंगे, उनके अंदर एक हिस्टीरिया का प्रारूप चालू हो जाता है। बिल्कुल। और जब उनके अंदर वो हिस्टीरिया चालू भगदड़ मचती है, तो मुझे जो कहना है कि जो हमारे जितने भी दिव्य स्नान है, अमृत स्नान है, उन स्नानों के समय के ऊपर बात रखनी होगी। सिवाय साधु के किसी और की वहां पे प्रवेश नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा विषय, वीआईपी मूवमेंट को पूरी पर हमें कंट्रोल करना जरूरी होगा। कहा है कि देश के प्रधान आ जाते हैं, उच्चतम मंत्री संतरी आ जाते हैं, उनको स्नान कराने के चक्कर में किया जाता है, फिर एकदम से छोड़ दिया जाता है, इसके कारण भगदड़ मचती है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि कुंभ को आस्था का केंद्र हम माने, उसे राजनीति का कम और व्यापार का बिल्कुल कम माने। क्योंकि हम जब जब इस आस्था के अंदर इस प्रकार का फ्यूजन करने के प्रयास करेंगे, इसके अंदर कुछ और चीजों की मिलावट करेंगे, कहीं ना कहीं अव्यवस्था होती है। तो जो दिव्य स्नान है, राजसी स्नान जिसे आप कह रहे हैं, अमृत स्नान जिसे हम कहते हैं, उस स्नान के रोज तो सिवाय साधुओं के किसी भी आम जन का, किसी भी वीआईपी जन का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित होना चाहिए। उस क्षेत्र को छोड़िए, उस मुख्य मार्गों से उनको हटा देना चाहिए, अन्यथा ये कहीं ना कहीं का बायस बनता है। दूसरा विषय मैंने आपको कहा कि जो तो प्रयागराज के अध्ययन में यह पाया कि हमने ट्रैफिक मूवमेंट को बात किया, हमने जितने भी मैंने आगम निगम के जो मार्ग बनाए थे, उन सब को व्यवस्थित रूप से पर्याप्त मात्रा में खोल देना चाहिए, अन्यथा भीड़ का कंसंट्रेशन बंधन हो जाएगा। बंधन ही दुर्घटना का कारण है, तो इस विषय को हमें ध्यान रखना होगा। महाराज जी, देखिए, कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा प्रबंधन के लिए, भीड़ प्रबंधन के लिए, तमाम दूसरी व्यवस्थाओं के लिए तकनीक का सहारा लिया जाएगा, एआई का सहारा लिया जाएगा, ड्रोन, सीसीटीवी, कितने सहायक हो पाएंगे ये? देखिए, एआई से मददगार हो सकते हैं, पर एचआई बहुत जरूरी है। और ईआई एचआई के अंदर ज्यादा इंटेलिजेंस से बड़ा कोई इंटेलिजेंस नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस से बड़ा नहीं है। भावना प्रधान देश है, भावनाओं में बह करके, आस्था में बह करके व्यक्ति कार्य करता है, उस समय पे एआई का मतलब रहता है कि एआई सिर्फ और सिर्फ एक सहायक टूल है, इसका उपयोग करना चाहिए, परंतु एचआई को प्रमोट करने के लिए मानवीयता को बहुत ज्यादा प्रमोट करना होगा। क्योंकि मानवीयता के ऊपर जब जब अभियांत्रिक यानी यांत्रिक जिसे कह सकते हैं इंटेलिजेंस हावी हो जाएगी, तो मान करके चले कि दुर्घटना तो महा हादसे होंगे। तो हम एआई के ऊपर पूर्णतः डिपेंडेंट नहीं रहे, उसे सिर्फ एक मॉनिटरिंग ऑब्जेक्ट, उससे सिर्फ एक विजुअल ऑब्जेक्ट माने, बाकी एचआई को आप प्रमोट कीजिए। अब एचआई को प्रमोट करने का भी तरीका हुआ, बड़ा प्रकाश जी ने बड़ा अच्छे से बताया कि हम जितना घाट बना किलोमीटर के, मैंने आपको कहा कि 8 स्थान मैंने उद्गम से त्रिवेणी तक, मतलब संगम तक लेके लिए, बिल्कुल उनके दौरान यदि हम दोनों घाट बना देंगे, और उज्जैनी में हर घाट को रामघाट कह सकते हैं, हम ध्यान रखिएगा, उज्जैनी में हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उज्जैनी के अंदर हर घाट की अपनी ऐतिहासिक महत्व है, अपनी बेहद प्राचीनता समाहित है। तो यदि आपको घाट बनाने हैं, उन घाटों को आपको संतों के आधार पर बनाइए, तो अभी से उनका प्रचार करिए कि किस घाट पे स्नान करने से कौन सा पुण्य मिलता है। क्योंकि हम एचआई की बात कर रहे हैं, हम ईआई की बात कर रहे हैं, हम एआई करके सबको रामघाट कह देंगे तो इतना कारगर नहीं होने वाला है। हमें बेहद गंभीरता होगा। जी प्रकाश जी, देखिए, उज्जैन महाकाल की नगरी है, जो भी लोग वहां पर पहुंचेंगे स्नान करने के लिए, तो वे अपने प्रभु के दर्शन करने तो आवश्यक तौर पर पहुंचेंगे ही, लेकिन जब हम देखते हैं, जब हम महाकाल मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर हम छोटी छोटी सकरी गलियां पाते हैं, तो फिर ये भी एक बड़ी चुनौती नजर आता है। बिल्कुल, अभी महाकाल मंदिर के आसपास काफी डेवलपमेंट चल रहा है अभिजीत जी, और महाकाल मंदिर के जितने भी पहुंचने के मार्ग हैं, उन मार्गों को चौड़ीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ मार्गों का चौड़ीकरण शुरू हो भी चुका है, कुछ मार्गों का चौड़ीकरण होना है, और इंदौर रोड से एक सीधा एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है, जो सीधा महाकाल की पार्किंग में जाएगा, जो और इसी तरह से जो दूसरे अन्य मार्ग हैं, उन मार्गों को कोई महाकाल से सीधा जोड़ने का प्रयास प्रशासन कर रहा है कि किस तरह से एक अंदर शहर के अंदर भी जो 2 एलिवेटेड हाईवे रोड बनाए जा रहे हैं, उनसे काफी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जो एक खास ध्यान रखने वाली बात है, एक मैं आपको 2
आपने भी शुरू में कहा था शिप्रा के आचमन की बात की थी, तो मैं आपको बता दूं कि शिप्रा जो है वो स्नान की नदी है और उसके इसमें स्नान करने से आपके पापों का मोक्ष होता है। आचमन करने के योग्य उसको नहीं कहा गया है, आचमन करने के योग्य तो गंगा ही है। तो गंगा का ही आचमन किया जाता है और उनका जो जल है वो हमेशा शुद्ध होता है, इसलिए शिप्रा का जल आचमन के योग्य हो जाएगा, ये बात करना मैं ठीक नहीं समझता। एक मैं भी 30-35 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। ये शिप्रा का जो जल है, शिप्रा एक हमारा बरसात के ऊपर निर्भर रहने वाली नदी है, उसका जो उद्गम स्थल है, वहां से उस नदी में उतना बहाव या उस तरह का जिसको पानी का स्रोत होना चाहिए उस तरह से नहीं है। उसके आसपास अभी मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया एक सेवड़खेड़ी तालाब में शिप्रा के जल को संग्रहण करने का प्रयास किया जा रहा है, उसका योजना पे काम चल रहा है ताकि जो स्नान होंगे उनमें शिप्रा का जल उपलब्ध हो सके। तो शिप्रा के जल से स्नान जरूर होगा। और शिप्रा और महाकाल ये दो ही उज्जैन की सबसे बड़ी विशेषताएं और इन्हीं के लिए यहाँ पर सारे श्रद्धालु आते हैं। तो महाकाल मंदिर की व्यवस्था को सुगम बनाने में भी बहुत सारे प्रयास किए जाने बाकी है और उन प्रयासों पर निरंतर जो प्रशासन है वो प्रयोग कर रहा है। लेकिन मेरा इसमें एक मानना, एक सुझाव है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन को बड़े अच्छे से समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महाकाल मंदिर की व्यवस्था को लेकर पूर्व में जो व्यवस्था थी कि उज्जैन के गणमान्य नागरिकों को उस व्यवस्था से जोड़ा जाता था और जो हमारे साधु संत थे, महामंडलेश्वर थे, विद्वान लोग थे, उनकी एक विद्वत परिषद थी। वो विद्वत परिषद और मानसेवी अधिकारियों की एक टीम महाकाल मंदिर के लिए नियम कानून कायदे बनाने में सहयोगी होती थी और उपयोगी होती थी और अपनी सेवाएं भी देती थी। उन सबको इस व्यवस्था से पृथक कर दिया गया है। अब सिर्फ अधिकारी निर्णय ले रहे हैं, तो इस व्यवस्था में कम से कम परिवर्तन आए और हमारे जो उज्जैन में निवास करने वाले महामंडलेश्वर है, हमारे अखाड़ों के प्रमुख है, विद्वान है और जो लोग उस महाकाल की व्यवस्थाओं को और श्रद्धालुओं की भावनाओं को समझते हैं, इनसे भी विचार विमर्श करना उतना ही जरूरी है। देखिए समय हो गया, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रकाश जी आपका बहुत शुक्रिया और महाराज जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की सरकार सिंहस्थ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, काम कर रही है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर एक अधिकारी के साथ बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, किस प्रकार से वहां पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, किस प्रकार से वहां पर जो शिप्रा का शुद्धिकरण कार्य है वो चल रहा है। तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए लगातार जो है वो काम आगे बढ़ता जा रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।